हमारा आज का टॉपिक वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाई वैगनर्स है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और 71% भाग पर महासागर फैले हुए हैं। महासागर और महाद्वीप हमेशा से ही ऐसे नहीं थे जैसे ये आज दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो स्थिति आज हमें दिखाई देती है, इनकी लोकेशन या हम कहें जैसे हमें मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही और आने वाले समय में भी इनकी लोकेशन आज जैसी नहीं रहेगी, बदल जाएगी। महाद्वीप अपनी उत्पत्ति के लंबे भूगर्भिक इतिहास में सरकते सरकते आपस में जुड़ते रहे और फिर जुड़कर बिखरते रहे। इसी सब तथ्यों को लेकर 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरीय बेसिन के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या करने का एक प्रयास किया। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया। अब हम वैगनर की जो थ्योरी है उसकी आउटलाइन जो है या इस सिद्धांत की रूपरेखा जो है उसको समझेंगे। वैगनर जब प्राचीन काल में जलवायु संबंधी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए सभी महाद्वीपों की स्टडी कर रहा था, जब वो इन सारे महाद्वीपों की जब वो स्टडी कर रहा था, महाद्वीपों के बीच कुछ आश्चर्यजनक समानताएं देखी थी। उसने स्पष्ट किया कि ये वाले पार्ट को देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट है दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का जो ये उभार है जिसको हम ब्राज़ीलियन बल्क कहते हैं, अफ्रीका की गिनी की खाड़ी से अच्छी तरह सटाकर जोड़ा जा सकता है। ये देखिए, ये जुड़ जाता है और ये फिर सेपरेशन हो रहा है। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का संबंध, ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, इसका संबंध जो पश्चिमी यूरोप के तट के साथ, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसके साथ जोड़ा जा सकता है। तथा पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया, ये पूर्वी अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा के साथ, ये भारत और पाकिस्तान की जो तटरेखा है उसके साथ इसको हम जोड़ सकते हैं, ये वाला भाग। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया जो है ये, इसको हम बंगाल की खाड़ी में फिट कर सकते हैं। इसी वैगनर ने जो नाम दिया था उसको हम कहते हैं जिगसॉ फिट। हम वैगनर के सिद्धांत की जो संकल्पना या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। वैगनर का यह मानना था कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले अंतिम कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप, ये जो महाद्वीप देख रहे हैं आप, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और इस जुड़े हुए महाद्वीप के स्थलखंड को, ये पूरा का पूरा जो लैंड वाला पार्ट है, ये टेथिस महासागर को छोड़ के ये पूरा जो लैंड वाला पार्ट है, इसको वैगनर ने पैंजिया कहा था। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। इसी तरह से पैंजिया के चारों तरफ जो एक महासागर फैला हुआ था, ये ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं, इसको पैंथालासा नाम दिया। पैंजिया के बीच में एक उथला सा सागर था जिसे ये टेथिस सागर कहा गया। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ और पैंजिया जो था वो दो बड़े भूखंडों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं, एक ये, और एक ये हम नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं। जो डिवाइड पार्ट का उत्तरी भाग जो था वो लॉरेशिया कहलाया तथा दक्षिणी पार्ट को हमने गोंडवाना लैंड कहा। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे, मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर लॉरेशिया बना था, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये शामिल थे। डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें पूर्व क्वाटरनरी जो युग था वो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व का समय इसमें बताया गया है और विस्थापन के बाद महाद्वीपों की स्थिति जो थी वो इस तरीके से रही। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर एक तथ्य को स्पष्ट रूप से समझिए कि वैगनर ने अफ्रीका को सबसे स्थिर स्थलीय भाग माना है और यह बताया है कि सारा विस्थापन जो हुआ है महाद्वीपों का वो अफ्रीका के संदर्भ में ही हुआ है। पैंजिया का टूटना और प्रवाहित होना
तो ये जो पेंजिया टूटा है तो इसके विस्थापन को पैदा करने वाली कौन सी शक्तियाँ थी? फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति और इनका विस्थापन किन कारणों से हुआ है या कौन सी वो शक्तियाँ थी? तो वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए 2 फोर्स बताए हैं। पहला जो उन्होंने बोला है, एक तो डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको प्लवनशीलता का बल कहते हैं हम, और दूसरा है ज्वारीय बल जिसको हम कहते हैं टाइडल फोर्स। ये जो प्लवनशीलता का बल है, इसमें वैगनर की मान्यता थी कि महाद्वीप कम घनत्व वाले सियाल से बने हैं, मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम को मिलकर बने हैं। मतलब भूपटल की जो परपटी है ऊपर की, जो जिससे महाद्वीप बने हुए हैं, ये हल्के पदार्थों से बने हैं जिसको हम कह रहे हैं सियाल। और जो महासागरीय बेसिन और रोड़ियाँ हैं जो बनी हैं उसको हम सीमा कह रहे हैं। सीमा का मतलब हुआ सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसके मिलने से बनी हुई है। और सिलिका जो है वो हल्के पदार्थों के हैं और सीमा जो है भारी पदार्थों के। तो सियाल हल्का होने के कारण सीमा के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता के बल अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब जो महाद्वीप जो स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण या प्लवनशीलता का जो बल है वह काम कर रहा है, जिसके कारण महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होते हैं। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के घूर्णन, मतलब जो रोटेशन से संबंधित है पृथ्वी के, और इसी बल के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप जो है ध्रुवों से, यहाँ से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सरके, ये नीचे की ओर, इसमें आप देखिए ये सरक रहे हैं। और इससे ही आर्कटिक महासागर का जो निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार जो भारतीय प्रायद्वीप है, अफ्रीका अंटार्कटिका से किस तरीके से अलग हो रहा है, ये देखिए, ये अंटार्कटिका से यहाँ पे अफ्रीका अलग हो गया और इससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। जो है दूसरा बल जो इसमें काम कर रहा है वो है ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। ये फोर्स सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। और वैगनर का मानना है चंद्रमा की रोटेशन स्पीड अधिक रही होगी उस समय, ये वाला जो फोर्स था वो ज़्यादा प्रभावी था और ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ पर एक तथ्य को समझिए कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर इसका मूवमेंट होता है। और ये जो टाइडल फोर्स है, जो ज्वारीय बल इसके ऊपर लग रहा है, वो पृथ्वी के रोटेशन को रोकने का काम करता है, जिसके कारण महाद्वीपीय भाग रोटेशन में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार ये जो स्थल भाग आप देख रहे हैं, जितने भी ये वाले जो स्थल भाग हैं, वो पश्चिम की ओर विस्थापित, मतलब वेस्ट की ओर ये विस्थापित होने लगते हैं। कोई भी चीज़ इस तरीके से घूम रही है और उसको एक कोई फोर्स जो रोकने का काम कर रही है, तो जितने भी लैंड वाला पोर्शन है वो सारा का सारा वेस्ट की तरफ आके जमा हो जा रहा है। इस प्रवाह से उत्तरी अमेरिका से यूरोप अलग हो गया और दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका अलग हो गया। ये देखिए, ये दिख रहा है अलग होता हुआ। और इनके बीच एस के आकार का अटलांटिक महासागर बन गया। महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में साक्ष्य, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अपने सिद्धांत की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए वैगनर ने विश्व में जलवायु, चट्टानों, वनस्पति और जीव जंतुओं के वितरण के आधार पर बहुत सारे एविडेंस दिए और उनके अनुसार वर्तमान महाद्वीपों को पुनः जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। और वैगनर ने इसे ही जिगसॉ फिट कहा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जिगसॉ फिट क्या है, उसको समझाइए। कहीं वैगनर का नाम नहीं दिया होगा और कहीं कोई थ्योरी नहीं पूछी होगी, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ जाता है जिगसॉ फिट क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो उसमें भी आपको इसी थ्योरी के बारे में लिखना है। अब जो पहला एविडेंस इन्होंने दिया है जिगसॉ फिट के लिए, उसमें उन्होंने कहा है अभिमुख तटों की भौगोलिक समानता, एविडेंस ऑफ जियोलॉजिकल सिमेट्री इन द अपोजिंग कोस्ट। तो इसमें आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, ये वाला भाग जो है, इसको
अफ्रीका के पश्चिमी तट से, ये वाले तट से मिला सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका का भी जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, इसको यहाँ हम यूरोप के पश्चिमी किनारों से मिला सकते हैं। इसी प्रकार से पूर्वी अफ्रीका का जो ये वाला भाग है, इसको हम भारत तथा पाकिस्तान की, जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान है, इससे, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसको बंगाल की खाड़ी से मिलाया जा सकता है। तो जो अपोजिट तट की जो हम बात कर रहे हैं, अपोजिंग कोस्ट जो हैं जितने भी, उनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। अब जो दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया अपने सिद्धांत को बताने के लिए चट्टानों के प्रकार एवं रचना के साथ, एविडेंस फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड रॉक टाइप जो बताया, उसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने अटलांटिक महासागर के जो दोनों तटों की चट्टानें हैं, उसके भूगर्भिक जो इतिहास की दृष्टि से देखा तो वो चट्टानें समान पाई गई हैं। और 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें ब्राज़ील तट पर, ये यहाँ पर देखिए ब्राज़ील तट पर, और अगर इसको हम पश्चिमी अफ्रीकी तट पर देखें तो ये सेम स्ट्रक्चर की चट्टानें यहाँ पर समान रूप से मिल रही हैं। और ये चट्टानें जो हैं ये प्राचीन ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, ये देखिए इसमें। और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप, ओशन डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, वो जुरेसिक काल के हैं, जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं वो। और अफ्रीका के घाना तट पर सोने के सोर्स वाली चट्टानें जो हैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती, जबकि घाना के सामने जो है अटलांटिक महासागर के इस पार ब्राज़ील मतलब दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और मतलब सारी चीज़ें एक सी चीज़, जैसे गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे भी मिल रही हैं और यहाँ पर भी मिल रही हैं, वो अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी मिल रही है और पश्चिमी अफ्रीका में भी मिल रही हैं। इसी प्रकार से पूर्व से सिल्यूरियन युग की जो चट्टानें हैं वो भी यहाँ पे मिल रही हैं और वो पश्चिमी अफ्रीका में भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम मानचित्र में इसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो हैं, ये देखिए आप, ये दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जा रही हैं और पश्चिमी अफ्रीका में भी पाई जा रही है। ये सारी समानता ये सिद्ध करती है, जबकि बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है, ये सब समानता यह सिद्ध करती है कि ये महाद्वीप कभी आपस में दोनों जुड़े रहे होंगे। अब इसके बाद हम अगली समानता की बात करते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है हिमनद के साक्ष्य, मतलब एविडेंस फ्रॉम ग्लेशिएशन। आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले परमोनिक कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मालागासी, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मालागासी, भारत, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक महाद्वीपों में बहुत ठंडी जलवायु थी, जबकि वर्तमान में ये सभी क्षेत्र जो हैं ये उष्ण अथवा उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने में जलवायु संबंधी परिवर्तन केवल महाद्वीपों के विस्थापन से ही समझे जा सकते हैं। वैगनर की थ्योरी में जो चौथा एविडेंस है वो पूरा जलवायु शास्त्र के एविडेंस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अंटार्कटिका में कोयले का भंडार पाया जाना यह साबित करता है कि कभी यहाँ पर इस एरिया में जलवायु उष्ण और आर्द्र रही होगी तथा यहाँ पर सघन वनस्पति रही होगी। इन क्षेत्रों में अभी अगर वर्तमान में हम देखें तो ये क्षेत्र बहुत ही ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जो वैगनर के इन विचारों को स्पष्ट करता है कि अंटार्कटिका कभी निम्न अक्षांशों में स्थित था और बाद में प्रवाहित होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चला गया है। ये जो आर्कटिक और अंटार्कटिका, यहाँ पर दोनों जगह की हम बात कर रहे हैं इसमें, और दोनों ही पोल पर जो जलवायु है वर्तमान में बहुत ही ठंडी है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के 5वें जो एविडेंस दिए हैं वो जीवाश्म विज्ञान से संबंधित साक्ष्य हैं। इसमें जब महासागरों के विपरीत किनारों पर दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जो किनारे हैं वहाँ पर
स्थल और ताजे जल में रहने के आदी हो चुके पौधे और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनका जो स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इसी तरीके से देखें, भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में जो एक बंदर जैसा जानवर जिसको हम कहते हैं लीमर पाया जाता है, ये अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है, समान प्रजाति का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कभी, जबकि इन सभी स्थल खंडों में बहुत दूरी है, तो जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी स्थलखंड किसी समय में एक साथ जुड़े रहे होंगे। इसी प्रकार से ये ग्लासोपैट्रिस नामक जो वनस्पति हम देख रहे हैं वो संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाना ये सिद्ध करता है कि वे कभी समान रूप से जुड़े हुए थे। एक ही ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है, अंटार्कटिका के पास मिल रही है, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी मिल रही है और दक्षिणी अमेरिका में भी मिल रही है। इसी प्रकार से अगर हम बोलें पुराजीवी महाकल्प मतलब पैलियोजोइक और मीसोजोइक जमीन में रेंगने वाले जितने भी रेप्टाइल्स थे, मेसोसॉरस जिसको अगर हम कहते हैं, ये मेसोसॉरस, तो इसके जो अवशेष हैं वो ब्राज़ील और अफ्रीका ये दोनों जगह पाए गए, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये स्थलखंड कभी जुड़े हुए रहे होंगे। जबकि इनके बीच में जो दूरी है, अगर वर्तमान दूरी हम देखें तो वो करीब करीब 4800 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। और इसी तरीके से हम ट्रियासिक काल में जो 3 मीटर लंबे साइनोग्रेन्थस नामक जो ज़मीनी रेप्टाइल्स है, वो भी उसके जो फॉसिल्स हैं वो अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका में मिले। तो इन दोनों स्थानों के बीच में भी बहुत ज़्यादा दूरी है, पर अगर इसके फॉसिल्स इन दोनों जगह पे मिल रहे हैं तो ये सिद्ध करता है कि ये स्थलखंड भी कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। इसी प्रकार से ट्रियासिक काल में जो ज़मीन पे चलने वाले रेप्टाइल्स है, लिस्टोसोरस के जो एविडेंस है वो अफ्रीका और अंटार्कटिका में, यहाँ अंटार्कटिका और अफ्रीका में और भारत में भी ये मिले हैं। तो ये सब साक्षी ये सिद्ध करते हैं कि प्राचीन समय में ये जो स्थलखंड है या जो महाद्वीप हम अभी अलग अलग देख रहे हैं, ये जुड़े हुए पाए गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा हमें महाद्वीपों का विस्थापन बताया है।